तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारा 20 डेज 20 क्वेश्चंस का डे नंबर 5 और आज भी हम लोग यहाँ पे ढेर सारे सवाल करने वाले हैं और चैप्टर जो है वो होने वाला है जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। उस चैप्टर के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले सवाल के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years? राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? योर ऑप्शंस आर 1/3 ऑफ द मेंबर्स, ऑल मेंबर्स, हाफ ऑफ द मेंबर्स या फिर 1/4 ऑफ द मेंबर्स। तो अगर बात करें राज्यसभा की तो हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है ना। पहला है लोकसभा, सेकेंड इज राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है उसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका राज्यसभा के मेंबर्स एक बार में कभी भी डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। आपके हर 2 साल में कुछ अमाउंट ऑफ मेंबर्स रिटायर होते हैं, तो उन्हीं के लिए बस उन सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंबर्स के लिए यहाँ पे वापस इलेक्शन होता है। कौन से मेथड से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं? 1/3, यानी हर 6 साल में सारे मेंबर्स ऑलमोस्ट रिटायर हो जाते हैं, नए नए आते जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Which system produces a physical paper record that allows a voter to verify that their electronic vote was cast correctly? कौन सी प्रणाली भौतिक पेपर रिकॉर्ड बनाती है जो मतदाता को यह जांचने की अनुमति देती है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक वोट सही ढंग से डाला गया था? ईवीएम, नोटा, वीवीपैट या फिर एमसीसी? तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो याद रखिए, वोटिंग हम लोग करते किसमें? वोटिंग होती है हमारी ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो 2004 से स्टार्ट हुई। उसके बाद जब आप वोट डालते हैं तो एक बगल में एक छोटी सी मशीन होती है जिसका नाम होता है वीवीपैट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या होता है फुल फॉर्म? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब यहाँ से छोटी सी रिसीट निकलती है जो आपको बताती है कि आपने किसको वोट दिया, ताकि ए को वोट दिया हो पता चला बी को वोट चला गया। तो आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको पता चलेगा किससे? तो वीवीपैट से, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड आता है, इन विच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली लोअर द मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? भारत ने आधिकारिक तौर पर मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की थी? 1950, 1988, 1991 या 1947? अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हमारे यहाँ भारत में क्या है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, दैट मीन्स एवरी सिटीजन हु इज एडल्ट, ठीक है, जो किसी एक सर्टेन एज के ऊपर आ चुका है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वो वोट डाल सकता है, ठीक है। तो ये एज जो है, जो अभी 18 साल है, वो एक टाइम पे 21 साल थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से साल में इसको नीचे किया गया था, 21 साल से 18 साल किया गया था? तो ये हुआ था 1988 में 61st अमेंडमेंट, जो आपका 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके द्वारा इसको कम किया गया था, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है, how many seats in the Lok Sabha are currently reserved for persons from the scheduled caste? वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84, 47, 33 या 12? ठीक है। अब लोकसभा की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है, एससी और एसटी। विमेन रिजर्वेशन की भी बात की जा रही थी लेकिन वो बिल पास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एससी के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है, याद रखिएगा, और एसटी के लिए आपका 47, ठीक है। तो 2 ही लोगों के लिए सीट जो है वो रिजर्व की गई, बाकी जो 412 आई थिंक बचती है सीट वो जनरल के लिए। The 10th century inscriptions describing a transparent process for selecting representatives using palm leaves and a pot were found in 10वीं शताब्दी के शिलालेख जिनमें ताड़ के पत्तों और एक बर्तन का उपयोग प्रतिनिधियों को चुनने की पारदर्शी प्रक्रिया का वर्णन है, कहाँ पाए गए थे? जूनागढ़, उत्तरमेरूर, ऐहोल या फिर सांची? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि हमने इलेक्शंस की प्रक्रिया अंग्रेजों के आने के बाद नहीं सीखी। हमने ये नहीं जाना कि अच्छा ऐसे होता है, हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया से ही इलेक्शंस चल रहे थे, ठीक है। तो ये प्रूफ मिलता है हमें, जो उत्तरमेरूर में हमें क्या मिलता है? उत्तरमेरूर में जो हमें शिलालेख मिलता है 10th सेंचुरी में, 10वीं शताब्दी में, ठीक है, वहां पे दिखाया गया कि कैसे पाम लीव्स का यूज करके इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। Which chief election commissioner appointed in 1990 is credited with major reforms like introducing voter IDs and strictly enforcing the model code of conduct?
1990 में नियुक्त किस मुख्य चुनाव आयुक्त को मतदाता पहचान पत्र शुरू करने और आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने जैसे बड़े सुधारों का श्रेय दिया जाता है? इज इट टी.एन. सेशन, सुकुमार सेन, राजीव कुमार या फिर श्याम सरन नेगी? क्या होगा आंसर? उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है जिसने वोटर आईडी वाली चीज लागू कराई थी और एमसीसी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कराया था? एंड ही वाज टी.एन. सेशन। ठीक है, 1990 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं और पूरे भारत में 1991 के इलेक्शन से एमसीसी बहुत कड़ी तरीके से लागू होता है कि आप दूसरे पॉलिटिशियन को अब्यूज नहीं कर सकते, आप गिफ्ट्स नहीं दे सकते वोट लेने के लिए, बहुत सारी चीजें जो एमसीसी में आती। और एमसीसी सबसे पहले कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ था? केरला से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा अभी करंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। नेक्स्ट आते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वोटर्स वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस? 2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग कितने मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे? 543 मिलियन, 3.1 मिलियन, 980 मिलियन एंड 64.2 करोड़। अब यहां समझिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कितने लोग 18 प्लस थे जो वोट देने लायक थे। वोट अब दिया कि नहीं दिया ये नहीं पता, लेकिन इतने दो लोग जो है वो एलिजिबल थे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आंसर 980 मिलियन। सोचिए इतने सारे लोग जो थे 18 साल से ऊपर थे जो वोट दे सकते थे 2024 में। आगे आते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 2, 10, 12 या फिर 15? अब राज्यसभा की बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो बन सकते हैं राज्यसभा में, कितनी सीट होती है? तो आपकी 250 मैक्सिमम। प्रेजेंट में कितनी है? 245। अब 245 में से जो 233 है वो आपके स्टेट से चूज की जाती है उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है जिस स्टेट की, वहां के ज्यादा मेंबर्स, जहां की कम है उसकी कम मेंबर्स। ठीक है, अब जो बचे बाकी 12, वो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट अलग अलग फील्ड से, जैसे आपका आर्ट्स हो गया, ठीक है, सोशल वर्क हो गया, लिटरेचर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सारे फील्ड से प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी करंट में पीटी उषा जो आप जानते होंगे है ना, स्पोर्ट्स से आती हैं तो वो अभी करंटली राज्यसभा की मेंबर है। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। आगे चलते हैं, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट लिटरेसी रेट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947? 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में अनुमानित साक्षरता दर क्या थी? 14%, 8%, 25% या फिर 30%? बताइए। जब लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस जब हमें मिला 1947 में, तब मात्र हमारे यहाँ 14% लोग जो है, ठीक है, 14% लोग मात्र जिनको पढ़ना लिखना आता था। अब ये नहीं कि 14% में एकदम पीएचडी की डिग्री ही लेके बैठे, नहीं, उनका बस इतना क्राइटेरिया है कि उनको पढ़ना और लिखना आता है। सोचिए इतना इलिटरेट कंट्री थी हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत सारे लोगों ने, जब 1950-51 के टाइम पे हमारा इलेक्शन हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इवन दूसरी जो कंट्रीज थी कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे इलेक्शन, ठीक है, इतने अनपढ़ देश में नहीं हो सकता इलेक्शन, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रॉब्लम तो हुई लेकिन ओवरकम कर लिया गया और बहुत अच्छे से इलेक्शन जो है कंडक्ट कराया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। Which official at the district level is responsible for managing the voter list? जिला स्तर पर मतदाता सूची के प्रबंधन के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार होता है? रिटर्निंग ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर? बताइए बाबू इसका आंसर क्या होगा? ERO होगा, ठीक है, ERO होगा। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं क्या होता है, ठीक है। आपका सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है, ठीक है, नहीं ऐसे समझो, ECI जो है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कैसे काम करती है आपके नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। नेशनल लेवल पे क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। स्टेट लेवल पे होता है आपका स्टेट का इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है आपका डिस्ट्रिक्ट का इलेक्टोरल ऑफिसर। अब इसके अंदर में आते हैं RO और ERO, ठीक है। RO का काम होता है आपका इलेक्शन कंडक्ट कराना डिस्ट्रिक्ट में, और ERO का काम होता है वोटर लिस्ट को मैनेज करना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे।
In which state was the Model Code of Conduct first adopted voluntarily in 1960? 1960 में किस राज्य में पहली बार स्वेच्छा से आदर्श आचार संहिता अपनाई गई थी? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरला? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केरला। 1960 में सबसे पहले केरला में आया गया था और भारत में पूरी तरह से 1991 में लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट अलाउड टू वोट? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किस समूह को वोट देने की अनुमति नहीं है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? तो इन तीनों मेंबर्स को इजाजत है, लेकिन जो 12 मेंबर खुद जो प्रेसिडेंट चुनता है वो उसके वोटिंग में नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। India was one of the early nations to grant women the right to vote. In contrast, when did women in Switzerland win this right? भारत महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में महिलाओं ने यह अधिकार कब जीता? 1947, 1971, 1988 या फिर 1950? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1971। तो ये भारत जैसे ही आजाद होता है 1950 में उसका संविधान बनता है एंड द वुमेन गॉट द राइट टू वोट। और दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में जो इतना पहले है, यूरोप का देश है, उनको 1971 में मिलता है। ठीक है, जो कि बहुत बेकार बात है। फ्रांस तो कब से आजाद हुआ पड़ा था, लेकिन 1946 में जाकर, सोचो हमसे 4 साल पहले जाकर वुमेन को राइट टू वोट देता। मतलब ये हंसी की बात है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि भाई क्या है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि महिलाएं भी वोट दे सकती, आपकी बुद्धि में ये भी नहीं आ रहा, ये कॉमन सेंस भी नहीं आ रहा। चलिए आगे आते हैं। Which electoral system is used in India for Lok Sabha and state assembly elections where the candidates with the most votes win? भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए किस चुनाव प्रणाली का उपयोग किया जाता है जहां सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, फर्स्ट पास द पोस्ट या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन? तो क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड थ्रू द सिस्टम ऑफ फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां पे सबसे ज्यादा वोट आपको लाना है, मेजॉरिटी लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वोट आ गए आप जीत गए। ठीक है, चलिए। Who was the first person to cast a vote in independent India's general elections of 1951? 1991 में स्वतंत्र भारत के आम चुनावों में वोट डालने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? टीएन सेशन, श्याम सरन नेगी, सुकुमार सेन या लादी कृष्ण स्वामी? यही है, सुकुमार सेन आपके पहले इलेक्शन कमिश्नर थे और श्याम सरन नेगी आपके क्या थे? पहले वोटर थे। ठीक है, और इन्होंने 2017 में अपने 100 साल की उम्र में भी वोट दिया और 2022 में इनकी डेथ हो चुकी है। आगे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नोटा ऑप्शन अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? ये तो बहुत इजी है, क्या हो जाएगा इसका? नन ऑफ द अबव। अगर आपको किसी भी कैंडिडेट से आप सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन गो फॉर नोटा, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। भाई किसी को वोट नहीं देना, कोई ढंग का नहीं। चलिए, इन विच ईयर वाज द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई एस्टेब्लिश्ड? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1951, 1950 या 1960? तो 1950 में आपका ईसीआई बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 तक के बीच में इलेक्शंस के बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। What is the term length for a member of the राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना दिन होता है? 5 साल, 2 साल, 4 साल या 6 साल? तो हर 2 साल में अगर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं तो हर 6 साल में एक मेंबर जो है रिटायर हो रहा होगा। तो एक इंसान की ड्यूरेशन आपकी 6 साल की। How many constituencies were contested for the Lok Sabha in the general elections of 2024? 2024 के आम चुनावों में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए थे? 250, 552, 233 या 543? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 543। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution establishes that elections to the Lok Sabha and state assemblies shall be based on adult franchise? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्थापित करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे? आर्टिकल 326, आर्टिकल 370, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 51A? और इसमें आप मुझे इसका आंसर भी बताओगे और बाकी आर्टिकल्स में क्या लिखा है ये भी आप मुझे बताओगे। कहाँ? तो कॉमेंट्स में। ठीक है, कमेंट्स में आप मुझे बताना, मैं सबके कमेंट जो है पढ़ती हूँ, ये मत सोचना कि मैं नहीं पढ़ती। ठीक है, कमेंट करना है आपको,
चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये सारी चीजें बाबू अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहते हो विथ एनसीईआरटी को कोर तरीके से पढ़ने के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा अभिमन्यु बैच, ठीक है, जहां पे आपको एनसीईआरटी से लेके साइंस और सोशल साइंस की, ग्रामर हो गया, इंग्लिश और हिंदी, या फिर मैथ्स के जितने भी प्रैक्टिस हो कॉन्सेप्ट के साथ, वो बताया जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिया गया है, नीचे भी आपको शो कर रहा था, आप उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर सीधा हमारा स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके जाकर अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी पूरी हमारी डे 5 की क्वेश्चंस। तो मिलते हैं कल हमारे डे 6 में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लो, ताकि बाकी वीडियोस, बाकी लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।